सीटों में से 3 सीटें मिली हैं यूथ कांग्रेस के कोटे से राहुल के, मतलब ठीक है। बाकी सीटें मिली हैं शैलजा जी को। लेकिन दिक्कत ही पता है क्या है, शैलजा जी को जैसे अंबाला कैंट सीट मिल गई जहाँ से चित्रा की कटी चित्रा है, की। उसको हम जानते नहीं है। हाँ। तो अकरम खान को जगाधरी से मिल गई, उनका हमें पता नहीं है। बलवंत लेकिन जो पूरे हरियाणा में लेकिन नंबर 1 दिक्कत पर मेरा तो क्या टिकट है, थी। मान लो ये उस तरीके की टिकट कट गई उनकी कि आप मेरे लिए टिकट चाह रहे हो और मेरी कट जाए। हाँ। कि श्रुति रेबन का चश्मा लगा के चुनाव लड़ती है, अनिरुद्ध देसी आदमी, कई बार तो मैंने देखा वो सब्जी भी ऐसे गिरी हुई होती है उसके। अच्छा तो वो थोड़ा सा देसी है उस मामले में। लेकिन दिमाग से तेज तर्रार हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों वकील हैं। अच्छा। और खास बात यह है कि दोनों एक ही लॉ फर्म में काम करते थे कभी एक जमाने में। और एक फर्क है, श्रुति उस परिवार में जो बिखराव था उस वजह से श्रुति तमाम सुविधाओं के बीच पली बड़ी हैं। हाँ। महेंद्रा जी ने अपने जीवन में जो हासिल किया अपने पिता से अलग संघर्ष करके हासिल। 8 साल उनका ऑफिस मेरे नीचे था, यूको बैंक का, मेरा ऑफिस ऊपर था भास्कर का। तो अक्सर हम चाय पीते थे साथ में, और तब मैं सोचता था कि राजनीति में अगर ऐसे व्यक्तियों को जगह मिले तो कितना अच्छा होगा। और देखो कुदरती उनको इस बार मौका मिल गया। जहाँ महिलाओं को टिकट मिली है वो जिताऊ भी नहीं है। और जैसे चित्रा का टिकट करना बड़ा सरप्राइज है। उनकी जगह जिसको टिकट मिली है कमाल है, उनका नाम मैं ढूंढना पड़ा कौन है ये। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के धर्मेंद्र कवारी आप सभी का स्वागत करते हैं। ये एक जॉइंट कोलैबोरेशन का वीडियो है और हरियाणा विधानसभा 2024। धर्मेंद्र जी, अब तो नॉमिनेशन फाइल हो गए हैं। हाँ, अब लट्ठम लट्ठा बारात है ना, बिल्कुल दुल्हन के दरवाजे पे जा पहुंची है। नाच लिए बाराती, सब कुछ हो लिया। तो अब ये समझ लो कि अब जो इन दिनों में है 5 तारीख तक चुनाव का रंग देखने को मिलेगा और कैंडिडेट आ चुके हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पेशली एक कैंडिडेट का जिक्र करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हरियाणा के मतदाता भी उस कैंडिडेट के बारे में सोचें, विचार करें। देखिए 90 सीटें दी हैं भाजपा ने और 89 सीटें दी हैं कांग्रेस ने। एक सीट नहीं दी है कांग्रेस ने, और वो एक आदमी के लिए छोड़ दी है। CPIM के प्रत्याशी हैं कामरेड ओम प्रकाश जी भिवानी से। और जिस चीज़ की वकालत आप और मैं सदियों से, वर्षों से कर रहे हैं, और जिसकी डिमांड जनतंत्र में हमेशा होती रही है कि अच्छे आदमियों को चुन के विधानसभा जाना चाहिए। तो पहली बार मैं ये देख रहा हूँ 20 साल के पत्रकारिता जीवन में कि कामरेड ओम प्रकाश इन 90 बीजेपी वालों में से और 89 कांग्रेस वालों में से सबसे अच्छे कैंडिडेट के तौर पे उन्होंने फार्म भरा है भिवानी से, और वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दर्शक साथी हैं हमारे दोनों चैनल के, आपका भिवानी में अगर कोई भी जानकार हो तो आप उसको फ़ोन करके एक सामाजिक धर्म निभाइए कि कामरेड ओम प्रकाश को समर्थन दें। अगर आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोत्र के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लोगों को चुनकर विधानसभा भेजते रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी जनता की आवाज़ को सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन कामरेड ओम प्रकाश जी का जो भिवानी में बच्चे से उनका राफ्ता रहा है और सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, तो उनको आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपका जो भी जानकार भिवानी है उसको फ़ोन करके कहिए कि आप कामरेड ओम प्रकाश जी को अपना समर्थन दें। धर्मेंद्र जी, इसके साथ साथ मैं भिवानी में 1.5 साल द ट्रिब्यून में कॉरेस्पोंडेंट रहा, और ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है जिसको मैं कवर करने का, क्योंकि हमारा तो काम डेली प्रोटेस्ट कवर करना, जिसमें कॉमरेड ओम प्रकाश अगुवाई ना कर रहे हो। और मैं 8 साल उनका ऑफिस मेरे नीचे था, यूको बैंक का, मेरा ऑफिस ऊपर था भास्कर का। तो अक्सर हम चाय पीते थे साथ में, और तब मैं सोचता था कि राजनीति में अगर ऐसे व्यक्तियों को जगह मिले तो कितना अच्छा होगा। और देखो कुदरती उनको इस बार मौका मिल गया, जो भी कारण बने। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि कामरेड साहब को भिवानी की जनता, मुझे लगता है भिवानी की जनता भी पूरा जस्टिस करेगी। हाँ, अगर किसी भी प्रदेश की जनता को अगर अपना बदलाव चाहती है तो अच्छे लोगों को चुनना पड़ेगा। तो ये तो होगी सर अच्छे लोगों की बात, बाकी जो है अब अपनी प्योर, बाकी तो रेवड़ है जी। बाकी तो आप उनका अगर चेहरे हटा देंगे तो मोस्टली लोगों के चरित्र एक जैसे हैं। वो कोई बता रहा था कि
गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, एक्सचेंज होती है। हाँ, exchange होती है। वो वही लोग इधर से उधर होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो पहले बीजेपी में थे, अब मौका और हवा बदली तो अब वो कांग्रेस में आ गए। देखिए बहुत सारे लोगों को टिकट मिली है, कई लोगों को पहली बार भी मिली है, तो अभी उनके मन में एक बड़े सपने हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और 5 साल बाद उनके सपने पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हाँ, वो बड़ी गाड़ी में आपको मिलेंगे, सारी सुविधाएं उनके पास मिलेंगी, लेकिन कामरेड ओम प्रकाश जैसे लोग अगर चुने गए तो 5 साल बाद भी ऐसे ही धक्के खाता हुआ मिलेगा। नहीं, ऐसे कैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वॉइस को एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और एक सच्चा आदमी अगर पूरी विधानसभा में हो गए तो ये बाकी जो 89 जो कैंडिडेट हैं इनके मन में भय पैदा करते रहेंगे वो। जी, भिवानी की आप बात करो तो भिवानी से शुरू करते हैं। तो शाम सीट पे भाई बहन आमने सामने हैं, दोनों ही चौधरी बंसीलाल की लीगेसी की बात करते हैं। इनका पारिवारिक अपना मसला भी काफ़ी लंबे समय से चलता रहा है। क्या ग्राउंड स्थिति है, क्योंकि आप भिवानी के रहने वाले हैं, सारे इनपुट आपके पास हैं। भिवानी की में जो तोसाम सीट है, उस तोसाम सीट पे 2 प्रकार के मत हैं। एक मत था जो चौधरी बंसीलाल का साथ देता रहा है हमेशा, एक मत है जो चौधरी बंसीलाल का साथ नहीं देता था, उसका एंटी वोट बोलते हैं, एंटी बंसीलाल। और जब ये एंटी वोट जब भी इकट्ठा हुआ, चौधरी बंसीलाल परिवार वहाँ से चुनाव हारा, 2 बार वो हारे चुनाव। लेकिन ऐसा पहली बार वहाँ पे हो रहा है कि जो एंटी बंसीलाल वोट था वो ख़त्म हो गया है। अच्छा। क्योंकि लोगों को चुनाव करना है 2 लोगों में से, एक चौधरी बंसीलाल की पोती में से और एक चौधरी बंसीलाल के पोते में से। तीसरा एक फैक्टर है वहाँ पे, वो है शशि रंजन परमार जी का। शशि रंजन परमार जी को आप सबने रोते हुए देखा, ठाडू ठाडू रोए थे। हाँ, जो बहुत रोए थे टिकट ना कटने की वजह से। लेकिन आज वो भी एक बहुत बड़ी ताकत वहाँ पे बन के उभरे हैं। और शशि रंजन परमार जी जिस गति से वो चल रहे हैं वो मुझे हैरान करने वाली थी, क्योंकि मैं आज तोसाम से आया हूँ। तोसाम अच्छा, तोसाम के पहाड़ देख के आया। हाँ, क्योंकि तोसाम मेरे से बहुत, मेरी इच्छा थी कि बीच बीच में जो नज़दीक लगती हॉट सीट हैं उनको देखा हूँ। अनिरुद्ध चौधरी को आमतौर पे ये माना जा रहा था कि वो बारडा से शिफ्ट हुए हैं तो लोगों में उनकी पकड़ नहीं होगी, ये नहीं होगी। लेकिन आज ये चुनाव जो तोसाम का चुनाव है, ये श्रुति चौधरी के लिए मुश्किल चुनाव हो गया है। और अभी 2 दिन बाद आप एक वहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। 2 दिन के अंदर अंदर उस परिवर्तन के बाद आपको साफ पता लग जाएगा कि अनिरुद्ध चौधरी इस चुनाव में श्रुति से कहीं आगे निकलने की कुव्वत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। अच्छा। एक साइकोलॉजिकल बात वहाँ पे जो लोगों के दिमाग में जो मैंने फील की वो ये थी कि 10 साल किरण चौधरी जी विपक्ष में थे, वो सीएम की लड़ाई लड़ रही थी और सीएम की लड़ाई में वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन जनता ने उनको चुना। अब लोगों को साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं अनिरुद्ध चौधरी। तो दिमाग में ना तो ये कन्फ्यूजन कि बंसीलाल के खिलाफ वोट दे रहे हैं, भाई श्रुति को देंगे तो भी बंसीलाल जी को गया वोट, अनिरुद्ध जी को दे रहे हैं तो नहीं है, अनिरुद्ध को दे रहे हैं तो भी बंसीलाल को वोट गया। दूसरा, वहाँ जो अब लोकल जो कंडीशन है, तो शाम के हालात अगर आप देखोगे, पहाड़ एक बड़ा वहाँ का मसला है, तो उस हिसाब से अनिरुद्ध जब इन मुद्दों को उठाना शुरू करेगा पब्लिक में, तो अनिरुद्ध का चुनाव आपको बहुत आगे दिखाई देगा। तो लोग विपक्ष में नहीं बैठना चाहते लगातार 15 साल। धर्मेंद्र जी से मैं एक बात हो रहा है, मैं बंसीलाल परिवार को जितना मैं 1.5 साल वहाँ रहा, लोगों से जो है ना मैं सुनता है कि बंसीलाल परिवार के जो भी लोग हैं वो पब्लिक से कम मिलते हैं, धमका के बातचीत करते हैं। अब वो चाहे किरण चौधरी वाली साइड हो, चाहे वो महिंद्रा साहब वाली साइड हो, कि बहुत ही रिजर्व हैं और बात करते हैं तो मैडम का और श्रुति का चश्मा ही नहीं उतरता। किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों की फसल भी हो गई है तो वो काला चश्मा रे बन गया, जिस कंपनी का भी वो लगाते हैं। लोग तो कहते हैं कि वो ये दिखाने आते हैं कि दिल्ली में क्या फैशन चल रहा है, पॉलिटिकल टूरिज्म वहाँ पे। और जहाँ तक अनिरुद्ध की बात है, रणबीर महिंद्रा तो वैसे ही बड़े ही जुबान के कितने मतलब कठोर हैं वो, और मुझे लगता है। और लेकिन अनिरुद्ध और श्रुति दोनों ही, अनिरुद्ध का नेचर कैसा है? अनिरुद्ध का नेचर भी बहुत अच्छा है, श्रुति का नेचर भी अच्छा है, नेचर में कोई कमी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात है, जब सचिन तेंदुलकर, बस फर्क इतना है कि श्रुति रेबन का चश्मा लगा के चुनाव लड़ती है, अनिरुद्ध देसी आदमी है। कई बार तो मैंने देखा वो सब्जी भी ऐसे गिरी हुई होती है उसके। अच्छा, तो वो थोड़ा सा देसी है उस मामले में। लेकिन दिमाग से तेज तर्रार हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों वकील हैं। अच्छा। और ख़ास बात यह है कि दोनों एक ही लॉ फर्म में काम करते थे कभी एक ज़माने में,
और एक फ़र्क है, श्रुति उस परिवार में जो बिखराव था उस वजह से श्रुति तमाम सुविधाओं के बीच पली बड़ी हैं। हाँ, महेंद्रा जी ने अपने जीवन में जो हासिल किया अपने पिता से अलग संघर्ष करके हासिल इसके किया। साथ साथ मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर को यहाँ लाली स्टेडियम में आना था और हमने कोई खबर लिख दी कि तेंदुलकर की जो टिकट के लिए ब्लैक में बिक रही हैं और वो खबर अखबार में छपी, अंग्रेजी अखबार में, उसको पढ़ करके हमारा एक्रेडिशन जो है वो कैंसिल कर दिया। तो लेकिन हम अंदर घुसे, जैसे तैसे घुसे। लोग तो मजाक किया करते थे पुराने, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं काफ़ी महेंद्रा जी ना। हाँ, अब आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल बंसीलाल जी की तरह वो दिखाई देंगे आपको। और बंसीलाल जी भी जुबान में इतनी मिठास रखते थे, तो कहते हैं कि पिता पे पूत और नस्ल पे घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा वो तो आता है। पर श्रुति और अनिरुद्ध दोनों के नेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ बिल्ड की जाती है चुनाव में ना, दोनों को कौन सिखा रहा है मुझे नहीं पता। किरण चौधरी पारिवारिक मसलों को ऊपर उठा रही हैं, वो अनिरुद्ध चौधरी और उनके पिता पे हमले बोलती हैं डायरेक्ट। अनिरुद्ध नहीं बोलता, अनिरुद्ध यही कहता है कि वो मेरी चाची हैं, वो मेरी बहन है, वो बीजेपी की प्रत्याशी है, मैं कांग्रेस का हूँ। बिल्कुल इसी बात पे ना, जब मैं उनका चुनाव नेगेटिविटी पे जी। और उसका चुनाव पॉजिटिविटी पे। जी, मुझे याद है जब मैं मेरी पोस्टिंग पहला हफ्ता था और मैंने बंसीलाल परिवार के दोनों की जो लड़ाई उस पर एक स्टोरी की थी, तो मैडम का फ़ोन आया, बोले कि आप मुझे किसी से कंपैरिजन कर दो, इससे कंपैरिजन मत करना। हाँ देखिए इतना तय है, जिस दिन तो शाम से श्रुति चौधरी हार गई उनकी राजनीति का पैकअप हो जाएगा। 3 बार रणबीर महेंद्रा जी हारे भवानी खेड़ा बारडा से, पर उनकी राजनीति का पैकअप नहीं हुआ। ये फ़र्क है, बेसिक फ़र्क है। तो शाम की जनता को अब तक ये डिसाइड करना होता था कि हम बंसीलाल परिवार को वोट देंगे या बंसीलाल परिवार के खिलाफ वोट देंगे। अच्छा, पहली बार तो शाम के लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं है, उनको पता है वो जिसको चुनेंगे वो बंसीलाल परिवार का ही वोट होगा। अच्छा, हम ओवरऑल एक बार हरियाणा की बात भी कर लें। इस बार एक चीज़ देखने में आ रही है कि बीजेपी ने अपने बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स की भी, विधायकों की भी छुट्टी कर दी है, लेकिन वो मैदान में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ रहे हैं। ये कोई राजनीति आपका रामविलास जी की तरफ इशारा है? मेरा सावित्री जिंदल की तरफ इशारा है। वो तो मंत्री गन्नौर से नहीं, मैं वैसे कर रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली थे ही। और देवेंद्र कादियान हैं जिनको खट्टर साहब के बहुत ज़्यादा नज़दीकी थे, बहुत जगह उनका खर्चा पानी भी बहुत हुआ है। रामविलास जी के साथ जो हुआ वो तो वाकई में ऐसा बुढ़ापे में मार्गदर्शक मंडल में उनको बैठा दिया है। ऐसी 20 सीटें चयनित की गई हैं बीजेपी ने। बीजेपी जा रही है, जो हुड्डा साहब कहते हैं ना कि कांग्रेस आ रही है बीजेपी जा रही है, वो तो पॉलिटिकल एक डायलॉग है, आम पब्लिक का डायलॉग मैं बता रहा हूँ। बीजेपी जा रही है, ये सच्चाई है, इनके दिल लग चुके हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि विकेट बच रही हो 3 रन बनाने हो 150, तो तरह तरह के मतलब शॉट्स निकलते हैं, जैसा हेलीकॉप्टर शॉट और हाँ, तो बीजेपी अब हेलीकॉप्टर शॉट खेल रही है, लप्पे मार रही है मतलब। हाँ, कि देखते हैं यार कुछ तो करो। हाँ, तो उसमें 2 रणनीतियाँ उनकी, अपने में जो मजबूत कैंडिडेट थे उनको टिकट दी, ठीक है। कुछ 20 सीटें ऐसी चिन्हित की उन्होंने। एग्जैक्टली मैं आपको फिगर कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ऐसी 20 सीटें कौन सी हैं। 20-22 सीटें ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ वो ये चाहती हैं कि ना बीजेपी जीते ना कांग्रेस जीते, निर्दलीय या आदर्श जीत जाएं। तो हमारी अगर 20-22 सीट भी रह गई और 20-22 सीट उधर आ गई तो हम सरकार बना लेंगे। और उस तरफ जननायक जनता पार्टी की अगर 1-2 भी आ गई, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां विधायक बनाएंगी और जो भी निर्दलीय जीतेंगे वो सारे के सारे बीजेपी को समर्थन देंगे, क्योंकि अमित शाह तो बैठे हैं। कांडा की टिकट काटना भी क्या यही है? रणनीति का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा, बिल्कुल ये रणनीति का हिस्सा है। कांडा की टिकट काट के ही तो अभय सिंह चौटाला और एक हो गए ना, एक ही बात है, सब एक हो और गए। दोनों पर इल्जाम लगाया जाता है कि दोनों बीजेपी की पार्टी, बीजेपी का दूसरा रूप है। देखिए बीजेपी का दूसरा रूप है, पर कांग्रेस ने भी सीट शेयर किसी साथ किया नहीं। कांग्रेस तो अकेली पार्टी में उतरी, 1 सीट भिवानी की छोड़ी गई, एक सोना की भी सपा नहीं भरवा दिया वहाँ पे, हाँ ज्वाइन करवा दिया। हाँ, कांग्रेस का ही कैंडिडेट होगा वहाँ पे। तो आप बीजेपी को पता है हमारी सत्ता जा रही है तो वो प्रयोग कर रही है।
कांग्रेस को पता है कि हमारी सत्ता आ रही है तो वो प्रयोग नहीं कर रही, वही बूढ़े थकाऊ परिवारवादी नेताओं के बच्चे वही ला रहे हैं। आज एक नेता के साथ गुंडी भी बनी है। किसके साथ? रोहतक विधानसभा में जिसको सुपर सीएम कहा जाता था, ग्रोवर जी को कुछ हुआ ग्रोवर जी, क्या? हाँ नहीं, ग्रोवर जी को हुआ ये कि ग्रोवर जी का आज नॉमिनेशन था, नायाब सैनी को आना था, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर तो उनको टिकट दिलवाने वाले हैं, दोनों के दोनों गायब। आज कई जगह नहीं पहुंच पाए वो। कोई एक्चुअली क्या है, चुनाव में कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है नेता नहीं पहुंचा। इसको बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बड़ा इशू पता क्या था? बड़ा इशू ये था कि जब मनीष ग्रोवर जी को टिकट मिली, हाँ, तो लड्डू बीबी बत्रा जी के घर पे बांटे गए। हाँ, मतलब ये एक नया चेंज था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो शहर के ज़्यादातर पंजाबी हैं वो अभी भी ग्रोवर की तरफ है। नहीं, ग्रोवर की तरफ है। अगर उनको टिकट मिलने के बाद हाँ, बीबी बत्रा क्यों खुश थे, ये एक रिसर्च का विषय है। वो 2019 वाली रेपिटेशन वो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे थे कि आदित्य पुत्रा मुझे ना मिल जाए, हाँ, क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन है, या मनमोहन गोयल को टिकट ना मिल जाए, क्योंकि ये सेम चैलेंज जो है ये बत्रा जी के सामने भी है। 10 साल से आप चुने जा रहे हो 3 बार से, अभी हमारे सेक्टर में उनके लापता के पोस्टर लगे हुए हैं बत्रा जी के कि लापता विधायक कभी जनता के सुख दर्द में दिखाई नहीं दिया, अब आ जाता है वोट मांगने। किसने लगाए मुझे नहीं पता। तो वार दोनों तरफ से है। लेकिन जिस एरिया की आप बात करो तो जाट बेल्ट ज़्यादातर है, गांव वाला सेक्टर बेल्ट हैं, सेक्टर में सारे हैं, नहीं सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर होल्ड जो है जाटों का, वो हुड्डा के नाम वो पे तो बोल फिर रहे तो कांग्रेस को, वो तो बत्रा जी के वोटर हैं। हैं। वो तो है। इसके साथ साथ इस बार जो महिलाएं हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन शायद उतना नहीं मिला। उतना क्या मिला ही नहीं। जहाँ महिलाओं को टिकट मिली है वो जिताऊ भी नहीं है। और जैसे चित्रा का टिकट करना बड़ा सरप्राइज है। उनकी जगह जिसको टिकट मिली है, कमाल है, उनका नाम में ढूंढना पड़ा कौन है ये। तो ये क्या रणनीति का हिस्सा? कुछ रणनीति नहीं है। दादरी में मनीषा को मिली है, हाँ, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। सुनील सांगवान जी और दादरी, अगर अच्छे कैंडिडेट की बात आए तो दोनों अच्छे हैं। हाँ, दोनों अच्छे। एक मजबूत हेल्दी कंपटीशन उनके बीच देखने। लेकिन सांगवान खाप तो डिवाइड हो गई है अब किस? बिल्कुल, सांगवान अब खाप नहीं है। जहाँ दोनों कैंडिडेट हो जाएं तो सांगवान कुछ नहीं है, वहाँ पे फिर वोटर है डिसाइड। लेकिन वहाँ क्या फैक्टर काम करने वाला है? अगर जाटों की वोट सांगवान के नाम पे या जाटों की वोट डिवाइड हो जाती है दोनों के बीच में, तो नॉन जाट जो है वो तो बीजेपी का पेट वो है। देखिए, नॉन जाट बीजेपी का, ओबीसी खासकर बीजेपी का है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुनील सांगवान हो या उनके पिताजी सतपाल सांगवान हो, उनका कोई विरोध नहीं है कहीं पे भी। उनकी पार्टी का विरोध हो सकता है, पार्टी का विरोध है। उधर मनीषा सांगवान है, उनका भी किसी का कोई विरोध नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, एक हेल्दी कंपटीशन है वहाँ पे, तो जो साध जाएगा वोटों को। अगर सुनील जैसे उनका एक भी रील वायरल हो रही कि मैं दादरी में बदमाश नहीं घुसने दूंगा, कई बार संयोग ऐसे बनते हैं कि वो रील उनको बहुत बेनिफिट दे रही है वहाँ पे। मनीषा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक महिला लेकिन है, सुनील सांगवान भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। महिला है, अनटेस्टेड हैं, और लोगों को थोड़ा सा क्रेज होता है, दिल्ली पड़ी हुई है, मतलब पॉलिश है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। शायद सेंट स्टीफन से पढ़ी है। मैं उनकी क्वालिफिकेशन देख रहा था, बहुत पढ़ी लिखी महिला है। लेकिन साथ में सुनील सांगवान का जो रसूख है अपना, वो भी काफ़ी प्रभावी। वो ऐसे कंधे पे हाथ मारते हैं ना, वो है, उनमें स्टाइल है, वो पॉलिटिशियन वाले गुण है। अच्छा, इसके साथ साथ जो रोहतक में महम सीट है ये भी फंसी हुई है। महम सीट फंसी तो नहीं है जी। अच्छा, हाँ, दांगी निकाल जाएगा ना, दांगी साहब नहीं जीतेंगे जी। दांगी साहब नहीं जीतेंगे ना, तो फंसी हुई है ना। मैं तो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। कांग्रेस के पॉइंट, ये सीट उसी दिन क्लियर हो गई थी जब दीपेंद्र हुड्डा के लिए बलराज कुंडू वोट मांग रहे थे पिछले लोकसभा चुनाव में। ये सीट कोई फंसी हुई सीट नहीं है, आप देखना यहाँ पे। मतलब ये एक तरह से रिटर्न गिफ्ट है। हाँ, रिटर्न गिफ्ट है, बलराज कुंडू को मिल चुका है ये रिटर्न गिफ्ट। अच्छा, इसके कारण पीछे वही 2019 से पहले एक परसेप्शन होता है चुनाव में, वो परसेप्शन लास्ट तक भारी पड़ता है। पता है यहाँ पे क्या परसेप्शन था कि दांगी आ गया तो कुंडू हारेगा, बलराम आ गया तो जीतेगा। है बाप बेटा बेचारे, हाँ सेम है, कोई फर्क नहीं है, पर ये जो परसेप्शन था ये मूव कर रहा है। लेकिन दांगी देखो कुछ भी है, 1990 से लेकर के उस कांड के बाद लगातार बड़े नेता बनते आए हैं, बब्बर शेर हैं। हालांकि बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन चुनाव समीकरणों से जीते जाते हैं जी। जो बलराज कुंडू जो धन निकालता है अपनी जेब से, अच्छा, धन की माया है जी। अच्छा, सारी कुमारी शैलजा के साथ वो बेचारी एक सीट भी नहीं दिला पाई, जो सिटिंग में था, तो वो अलग है। ये नारनौंद वाली जो हुआ है, ये भी डॉक्टर अजय चौधरी को भी देखो टिकट में बहुत अच्छी सवाल पूछा आपने, ये हाँ। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा।
79 टिकटें मिली हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन। 79। हाँ, अच्छा। तो बच गई 11 सीट। हाँ 11 सीटों में से 3 सीटें मिली हैं यूथ कांग्रेस के कोटे से राहुल के, मतलब ठीक है। बाकी सीटें मिली हैं शैलजा जी को। लेकिन दिक्कत ही पता है क्या है, शैलजा जी को जैसे अंबाला कैंट सीट मिल गई जहाँ से चित्रा की कटी है, चित्रा की। उसको हम जानते नहीं है। हाँ। तो अकरम खान को जगाधरी से मिल गई, उनका हमें पता नहीं है। बलवंत लेकिन जो पूरे हरियाणा में लेकिन नंबर 1 दिक्कत पर मेरा तो क्या टिकट है? थी। मान लो ये उस तरीके की टिकट कट गई उनकी कि आप मेरे लिए टिकट चाह रहे हो और मेरी कट जाए, हाँ। ये उस तरीके से। तो इसका जो मैसेज है वो बहुत गलत जा रहा है। जस्सी पेटवड़ कैसे कैंडिडेट है? बहुत अच्छा कैंडिडेट, धरती पकड़ है, हाँ बहुत अच्छा कैंडिडेट है। बता रहे हैं उन पर काफी। लेकिन कैप्टन साहब के जो मूवमेंट थे या कैप्टन साहब जिस चीज़ों से डर रहे थे वो जस्सी के आने से नहीं डर रहे थे। कैप्टन साहब वहाँ पे डॉक्टर अजय चौधरी के कांग्रेस प्रत्याशी बनने से डर रहे थे। मैं एक बात बताऊँ इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं अभी जस्सी पेटवाड़ का एक इंटरव्यू कोई भाई करा था, अपने जैसे कोई भाई था, तो वो कैप्टन साहब के बारे में कमेंट करे थे जस्सी पेटवाड़ ने, बोला भाई यो कैप्टन रोज तक ताजा है और आवे तो इसके जो बंदे हुए नया नया सिम इशू करवा लिया हुआ है, जनता बाटे भाई कैप्टन साहब से बात करनी हो इस नंबर पर फ़ोन कर लियो, जो करे चुनाव खत्म हो सिम ना नाड़े फेंक दे। ये देखो देसी रंग है। नारनौंद एक ग्रामीण हल्का है और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वो मतलब झूठ नहीं है कि पिछले 50 साल में अगर नारनौंद हल्के में किसी ने सार्वजनिक काम कराए हैं तो वो कैप्टन अभिमन्यु है। बिल्कुल, इस बात को जस्सी भी नहीं मानता। कनेक्ट होने में कहीं ना कहीं जस्सी जो सोशल मीडिया है उस पर जस्सी बहुत लोकप्रिय है। कैप्टन अभिमन्यु वैसे स्टफ के नेता नहीं है उस तरह के, अपॉइंटमेंट लेके हाँ, मिलने लेकिन वाली हो। मुकाबला नारनौंद एक तरफा चुनाव नहीं है, बहुत मुकाबला बनेगा। टफ है। हाँ, मुकाबला बनेगा वहाँ। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं धर्मेंद्र जी, और मुझे लगता है वीडियो लंबा होता जा रहा है। मैं तो लंबे भी डाल देता हूँ। अच्छा, चलो खैर, हमारे दर्शक तो मतलब आप लंबे तो वीडियो देखने की आदत उनकी है। खुराक है ये। हाँ, खुराक है, क्योंकि दिन में एक वीडियो मैक्सिमम या 2 आते हैं, इसके अलावा तो आते नहीं। जी। पर चुनाव में हम रेगुलर अब कोशिश करेंगे आप और मैं गुफ्तगू अच्छा, करते हम रहेंगे। ये भी कोशिश करें कि थोड़ा ग्राउंड पे जाकर भी कभी कुछ कर पाएँ। ग्राउंड पे जाता हूँ पर कैमरा लेके नहीं जा पाता मैं, क्योंकि जैसे ही आप कैमरा लगाते हो आदमी समझदार हो जाता है, कैलकुलेटिव बातें करने लगता है। तो मैं जैसे अब तो शाम भागा है, सुबह सुबह ऐसे ही जाता हूँ मैं। जिस दिन जाएंगे उस दिन नो कैमरा, लोगों के बीच बैठो, चाय पानी पियो, बात पूछो, घर आ जाओ। वो बेस्ट मेरी नज़र से। खुराक ले आओ और फिर वो लोगों को पेश बताओ। कर दो। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात तो है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप कैमरा लगाते हो समझदार हो जाता है आदमी, वो बोलता नहीं है फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ना, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो मेरा ग्राउंड रियलिटी जानने का जरिया ये है कि किसी ट्रेन में बैठ जाओ, यहाँ से बैठो आप हिसार चले जाओ, तो आप डब्बे में बातें करते जाओ। इससे पहले हम ख़त्म करें लास्ट बात, जुलाना सीट में जो विनेश फोगाट का जो भी कैंपेनिंग चल रहा है, बाकी प्रत्याशी जो टिकट की दौड़ में थे सभी मिसिंग है ग्राउंड से मिसिंग है, और विनेश का चुनाव टफ बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन अब ये टिकटें टुकटें बट ली, हुड्डा साहब एक दिन लगाएंगे और सारे मेंढकों को एक पाले में चढ़ा लेंगे। और जनता भी साथ है विनेश के। देखो Sentiment आज साथ के दिन विनेश से अच्छा कैंडिडेट क्या होगा? वो अलग बात है कि राजनीति में सफल हो ना हो, कामरेड ओम प्रकाश, विनेश फोगाट, हाँ है, लेकिन नागरिक समाज की हैसियत से देखें तो विनेश फोगाट कामरेड ओम प्रकाश के पसंद में भी नहीं है। जी बिल्कुल भाई नागरिक समाज की हैसियत से अब विनेश के पास तजुर्बा नहीं है जिंदगी का, जी, खेल का है तजुर्बा है, बातचीत का तजुर्बा इमोशन है, सेंटिमेंट है। एक बार ऐसे के एक नेता को हरा दिया था एक अभिनेता से, तो जवाहरलाल नेहरू जी बहुत नाराज हो गए थे कि कमाल है यार, तुमने नेता को अभिनेता से हरवा दिया। फिर अभिनेता क्या करेगा, नेता तो वो फिर उनको राज्यसभा में लेके आए। मतलब एक दौर भारत की राजनीति में ऐसा भी रहा है, अब नहीं है ये दौर। अब तो टांग खिंचाई के दौर है, बुरे लोगों के दौर हैं, दारू बांटने वालों के दौर हैं, पैसे बांटने वालों के दौर हैं। नेता खराब हो गए हैं तो जनता भी खराब हो गई है। जनता अच्छे लोगों को चुनना पसंद नहीं करती। अब देखना आप ओम प्रकाश जी अच्छे लोग हैं, हम उनकी वकालत भी कर रहे हैं, कितने वोट दे पाएंगे उनको, कितने लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी उनके साथ निभाएंगे। और बहादुरगढ़ में राजेश जून और
राजेंद्र जोन दोनों ही मुकाबला बनेगा वहाँ। मुकाबला बनेगा। हाँ। तो कुछ एक सीटें हैं इस सीटिंग गेटिंग के फार्मूले में 8 सीटें ऐसी हैं जिन विधायकों को कांग्रेस की टिकट नहीं मिलनी चाहिए और थी। धनखड़ साहब अपने बादली वाले वो हार रहे हैं, उनकी कोई मतलब हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। अब बदल जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन ओपिनियन वहाँ से जो लोग दोस्त फोन करते हैं जी जी कि उनका डब्बा गोल है। जी जी। चलो खैर धर्मेंद्र जी, बड़ी अच्छी चर्चा रही। हम फिर दोबारा से आप जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि हमें और कौन सी सीट के बारे में अगले वीडियो में हम बात करें। नमस्कार।